मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक आप सबको। जनाब जागो लाहौर में खुश आमदीद कहती हूँ एक नए दिन और एक नई खूबसूरत सी सुबह के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, उम्मीद करती हूँ और दुआ भी यही है कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे इस वक्त खैरियत से होंगे। आज आपको पता है जुम्मे का दिन है और इस दिन की बहुत फजीलत और बरकत भी बयान की जाती है। तो आज भी हम अपने प्रोग्राम का जो आगाज है वो एक खूबसूरत सी हदीस मुबारका से ही करते हैं। तो हजरत अबी बिन काब से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये चाहता हो कि जन्नत में उसके महलात तामीर किए जाएं और उसके दर्जात बुलंद कर दिए जाएं, तो उसे चाहिए कि वो जुल्म के जवाब में अफवा दर गुजर से काम ले, महरूम करने वाले को अता करे और कता ताल्लुकी करने वाले से सुलह रहमी का सलूक करे। और बेशक आपको पता है अफवा दर गुजर अल्लाह ताला की सिफात में से एक सिफ्त है, यानी मुजरिम, खताकार और सजा के मुस्तहिक को भी अल्लाह ताला मुआफ़ कर देता है और उसकी नाफरमानी, खताओं और गुनाहों से दरगुजर करने वाला है। इसलिए जनाब हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई दोस्त, कोई बहन भाई अपने किए पर शर्मिंदा होता है, माज़रत ख्वाह होता है, तो हमें उनकी गलती को मुआफ़ कर देना चाहिए, ना कि दिलों में उनको जगह देकर और जो है वो पालनी चाहिए, नफ़रतें पालनी चाहिए, बुग़्ज़ रखना चाहिए। बल्कि उन चीज़ों को उनके साथ शेयर करें, उनको बताएं कि ये आप लोगों ने गलती की है। अगर वो मानते हैं, उसकी माफ़ी मांगते हैं, तो उसको दिल से निकाल कर आगे बढ़ना चाहिए ताकि आप भी सुकून से ज़िंदगी गुजार सके और जो नेक्स्ट पर्सन है वो भी सुकून से ज़िंदगी गुजार सके। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो अच्छी और मुतवाज़िन ज़िंदगी गुजारने के लिए जिस्मानी सेहत के साथ साथ ज़हनी सेहत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस्म चाहे जितना भी मजबूत हो, अगर दिमागी तौर पर कमज़ोर होना, तो दुनिया में आगे बढ़ने या फिर रोशन मुस्तकबिल का तसव्वुर मुमकिन नहीं हो सकता है। और हमारी ज़हनी और जिस्मानी सेहत का हमारी उम्र के साथ बहुत गहरा ताल्लुक होता है। और आपने ये बात बहुत ज़्यादा नोट भी की होगी कि बच्चे जो होते हैं वो बड़ों की निस्बत चीज़ों को ज़्यादा जल्दी पिक कर लेते हैं या आसानी से याद कर लेते हैं। इसकी वजह यह है कि उम्र के साथ साथ हर फर्द के दिमाग में तब्दीलियाँ आती हैं और दिमागी अफ़ाल भी तब्दील होते हैं। और उम्र बढ़ने के साथ दिमागी तनज़ली आम है और उसका नतीजा बुढ़ापे में अल्जाइमर और डायमेंशिया जैसे अमराज की शक्ल में भी निकल सकता है, जिसमें इंसान की मेमोरी इंतहाई कमज़ोर हो जाती है और हम बातों को भूलने की आदी हो जाते हैं। तो ना सिर्फ ये बल्कि हमें नई चीज़ें सीखने और यहाँ तक कि लोगों के नाम याद रखने में भी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसका हल ये है कि अगर हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ हेल्दी आदत अपना लें तो हम उम्र के साथ साथ अपने दिमाग को कमज़ोर होने से बचा सकते हैं। तो ये कौन कौन सी आदत हो सकती है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है समिया खालिद हैं, लाइफस्टाइल मेडिसिन कोच हैं। समिया, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? जी शुक्र अल्लाह ताला का, थैंक यू। समिया, वक्त के साथ साथ जैसे मैं बात करी थी कि हमारा दिमाग इस तरह तेज़ या फिर तवाना नहीं रहता है जिस तरह पहले होता है। तो मुझे बताइए कि इसकी वजह क्या है कि हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हमारी उम्र बढ़ती जाती है, तो हमारा दिमाग जो है वो कमज़ोर होता जाता है, यादाश्त हमारी कमज़ोर हो जाती है। थैंक यू सो मच। मैं इसमें ये बताना चाहूँगी कि उम्र के साथ जैसे हम बात कर रहे हैं कि यादाश्त कमज़ोर हो जाती है, हमारी यादाश्त या हमारी मेमोरी जो डेवलप होती है वो प्रीनेटल डेवलपमेंट जब हमारी होती है तभी होना शुरू हो जाती है। जब बच्चा इस दुनिया में आता है ना, तो अब वो टाइम होता है जब उसने अपनी मेमोरी को प्रोडक्टिव वे में इस्तेमाल करना होता है, बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना होता है। शुरू के जो साल होते हैं उसके अंदर हमारी मेमोरी, हमारा हाफजा बहुत तेज़ होता है, हम बहुत तेज़ी से चीज़ों को लर्न कर रहे होते हैं। उस टाइम में अगर बच्चे की एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग उसकी हेल्दी हैबिट्स डेवलप कर दी जाएं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो शार्प से शार्पर होता चला जाता है। लेकिन अगर उस टाइम के अंदर हम उस पर तवज्जो नहीं देते या उसकी हेल्दी हैबिट्स डेवलप नहीं करते, तो आइंदा आने वाले 5, 7, 10 सालों के बाद हमें देखने को मिलता है कि हमारी यंग जनरेशन भी चीज़ों को भूलना शुरू हो जाती है, उन्हें वो चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो इसलिए आप अगर ओल्ड एज में ये समझते हैं कि हमें कैसे अपनी मेमोरी को शार्प बनाना है, कैसे अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को बेहतर बनाना है, पहले तो ये कि आज के बच्चे पे गौर करना शुरू करें। कल को इसी ने ही हमारी कौम को आगे लेके चलना है, और इसने ही जब एल्डर एंड देन ओल्डर होना है, तो इनकी हमें कितनी ज़रूरत है। अगर ये उस टाइम में इन प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं तो हमें हमारी जनरेशन को, मुझे लगता है कि ये बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, अब उसमें कैसे वो यंग कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि हमारे ब्रेन का एक बड़ा ही खूबसूरत पार्ट होता है जिसे हम फोर ब्रेन कहते हैं। ओके। ये जो ब्रेन का पार्ट है ना, ये हमारी
कॉग्निटिव एबिलिटीज को बनाता है, ठीक है। हमें हेल्दी रखता है, हमें खुश रखता है, हमें दुनिया की मसाइल का सामना करने के काबिल बनाता है। इस ब्रेन को एक्टिव करना बड़ा जरूरी है। अच्छा। अब ये एक्टिव होगा कैसे? हाँ। ये आपके फूड से एक्टिव होगा, ये आपकी पॉजिटिव चीजों में इन्वॉल्वमेंट से एक्टिव होगा, पॉजिटिव थॉट से एक्टिव होगा। सो आपको शुरू से ही अपने बच्चे की ये ट्रेनिंग्स करनी होती है, उसे ये बताना होता है कि कौन सी चीज उसके लिए बेहतर है, उसे बल्कि खुद डिसीजन करने देना होता है, वो खुद डिसाइड करे उसके लिए क्या चीज अच्छी है क्या नहीं। दूसरे लफ्जों में हम इसे सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। एक बच्चा है, उसको मदर कह देती है तुम ये नहीं करो, ये ना करो, उसका क्वेश्चन आगे से ये होता है वाई। हमें इस वाई का आंसर देना होता है बच्चे को, और वो तब होगा जब हम बहुत सारी चीजों से करने देंगे। बहुत सारी चीजों में उसे फ्रेंड बन के उसे गाइड करेंगे कि ये करोगे तो ऐसा होगा, ये करोगे तो ऐसा होगा, इट्स ओके आप करके देख लो। इस तरह उसके डिसीजन पार्ट स्ट्रांग होती है। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेल्फ इस्टीम बढ़ती है, आपको अपने एबिलिटीज का पता होता है कि मेरे अंदर ये कमी है या ये मेरी खूबी है, आप उसके अकॉर्डिंग ग्रो करते हो। सो होता क्या है कि आप अपनी ही फील्ड के अंदर कामयाब होते चले जाते हो। प्रॉब्लम तब आता है कि जब कॉन्फिडेंस की कमी होती है। हम ये देखते हैं कि लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। जैसे कॉन्फिडेंस की कमी की आपने बात की है, ये मेरे ख्याल से बचपन से ही स्टार्ट कर दी। एग्जैक्टली। ये प्रैक्टिस जो है, ये प्रैक्टिस होनी ही शुरू से चाहिए कि बच्चे को बताया जाए उसकी हम बीइंग अ पेरेंट क्या करते हैं, हम उसकी हर बुरी आदत को पॉइंट आउट करते हैं। हम अगर उसकी अच्छी आदतों को भी हाईलाइट करें तो क्या होगा कि उसमें कॉन्फिडेंस आएगा कि यस आई हैव दीज एबिलिटीज, मैं इनके साथ भी अच्छे से चल सकता हूँ। सो अगर बच्चे को ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं इन चीज़ों में अच्छा हूँ, यकीनन वो आगे अपनी लाइफ के अंदर, प्रोफेशनल लाइफ में उन्हें चूज करेगा, उन्हीं में आगे जाएगा, माइंड ज़्यादा उसमें यूज़ करेगा, हेल्दी वे में यूज़ करेगा। इन शॉर्ट मेमोरी शार्प होगी। होता ये है कि हम वो करते हैं जो हम होते नहीं हैं, और जो कर रहे होते हैं वो हम होते नहीं हैं। जब डबल गेम चल रही होती है इकट्ठे एट अ टाइम, तो हमारे अंदर कंट्रडिक्शन आ जाती है, हम कंफ्यूज रहना शुरू कर देते हैं, और ये एक क्रॉनिक स्ट्रेस की जो चेन हमारे साथ चाइल्डहुड में डेवलप होती है, अडल्ट एज तक जाती है, वो हमें बहुत जल्दी मेमोरी के प्रॉब्लम्स का शिकार कर देती है। लेकिन आजकल जैसे आपने बताया कि चाइल्डहुड में ये सारी प्रैक्टिसेस या एक्टिविटीज करनी चाहिए, लेकिन किस तरह की एक्टिविटीज करें? आज के अगर आप बच्चे देखेंगे समिया, तो आजकल सिर्फ बच्चे गैजेट्स में मसरूफ रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, वीडियो गेम्स या फिर मोबाइल पे। बाकी किस तरह की फिर उन्हें एक्टिविटीज करवाई जाए पेरेंट्स की तरफ से कि उनका जो माइंड शार्प रहे? देखिए, मुझे गैजेट्स का यूज 100% बुरा नहीं लगता। अच्छा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम बच्चे को कहेंगे तुम्हें बिल्कुल यूज नहीं करना, क्योंकि अगर हम उसे नहीं देंगे तो वो इन चीज़ों को सीखेगा कैसे? ये चीज़ें खास हद तक सीखना ज़रूरी है। हाँ, आप उनकी टाइमिंग्स बनाएं, एक लिमिटेड टाइम तक वो यूज़ करें, देन ऑनवर्ड। अच्छा, उसमें मैं ये चीज़ स्पेशली अपने जो देखने वाले हैं उनको ये कहना चाहूँगी कि कभी बच्चे को ये ना कहें कि तुम ये नहीं करो। उसकी जगह आप उसको अल्टरनेट दें, उसको बताएं बेटे अभी आपका ये चीज़ रहती है, क्यों ना अभी हम ये कर लें, आओ क्यों ना हम मिलके पेंट कर लें, और क्यों ना हम कोई फिजिकल एक्टिविटी, आज मेरा डांस करने का बहुत दिल चाह रहा है, और हम मिलके करते हैं, देखते हैं कौन ज्यादा अच्छा करेगा। हमेशा जब किसी को भी, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, जब उसे मना करते हैं ना किसी काम से, दिल और चाहता है करने को। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ पीछे बिल्कुल नहीं देखना, आपके पीछे जो है वो कोई ऐसी चीज है जो आपके लिए नुकसानदेह है, आप फॉरन क्यूरियोसिटी आएगी, यार मैंने देखना है पीछे क्या है। बच्चे के अंदर भी यही होता है, मना किया जाता है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप होती है कि मुझे तो अब लाजमी देखना है। है क्या? अल्टरनेट दें अपने बच्चे को, वो यकीनन जो उनसे आपके साथ इन्वॉल्व होगा। और मैंने ये देखा है कि बच्चे उस चीज में खुश होते हैं जिसमें पेरेंट्स उनके साथ मिल के काम करते हैं। सो ये वो एक्टिविटीज हैं जो आप अभी से आज के बच्चे को ट्रेन करेंगे, आपका कल जो है वो रोशन होगा और आप कल इसके इम्पैक्ट्स देख सकेंगे। लेकिन आजकल जितना स्ट्रेस है और कह लें कि डिप्रेशन और एंजाइटी जितनी बढ़ती जा रही है, कि ये भी हमारे माइंड पे इफेक्ट करी, जिसकी वजह से हमारा माइंड स्लो हो जाता है या उस तरह जवान नहीं रहता है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। देखो, मुझे अपनी जो एजुकेशनल हमारा सेटअप है ना, उससे बड़ा एतराज़ रहता है। हमें जब हम एक बच्चा 3-4 ईयर का होता है, स्कूल जाना शुरू करता है और वो मास्टर्स तक, और अब तो MS देन PhD तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गई स्टडीज़ की, वो स्टडीज़ कंप्लीट करता है। उसे ये ज़रूर सिखाया जाता है कि नॉलेज क्या है, उसको यूटिलाइज कैसे करना है। एक टर्म हम बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, कहाँ अपने इमोशंस को यूज़ करना और कैसे करना है, ये नहीं सिखाया जाता। जब वो एक आइडियल एजुकेशनल सेटअप से बाहर निकलता है और एक ऐसी प्रोफेशनल लाइफ में जाता है जो उसके बिल्कुल ऑपोजिट होती है, उसको प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, सेल्फ कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है। पढ़ा तो ये था, कहा तो ये जाता था, हो ये रहा है,
वहां से उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होना शुरू हो जाता Okay. है, और स्ट्रेस बहुत बड़ी वजह है आपकी मेमोरी के डिस्टर्ब होने की। फिर सेकेंड चीज जो मुझे देखने को जो नजर आती है वो ये कि बहुत सारे लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, वो एट अ टाइम बहुत सारे काम करना चाहते हैं। Okay. वो जिस तरह कुछ रिसर्चेस कहती हैं कि जी मल्टीटास्किंग होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि मेमोरी को नुकसान पहुंचाने वाली सबसे बड़ी चीज आपका मल्टीटास्किंग होना है। जब आप एक टाइम में 2-3 काम कर रहे होते हो, कंसंट्रेट किसी भी एक चीज पर नहीं कर पा रहे होते, और क्या होता है कि माइंड कंफ्यूजन जो बज़ाहिर नजर नहीं आती लेकिन है। बहुत से लोग समय कहते हैं कि हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो हमारा माइंड शार्प रहता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। मल्टीटास्किंग करने से आप किसी भी एक काम पे फोकस नहीं कर सकते हो। Okay. आजकल ये टर्म बोली जाती है कि माइंडफुल ईटिंग की जाए, माइंडफुल स्टडीज की जाए, माइंडफुल वॉक की जाए, मीन्स कंसंट्रेट करके एक चीज की जाए। Okay. जब आप कंसंट्रेट करते हो तो उससे क्या होता है कि आपकी जो एबिलिटीज हैं, आपके जो ब्रेन के एरियाज हैं, जैसे मैं बिफोर ब्रेन की बात करी थी, वो शार्प होते हैं, ठीक। उनके अंदर न्यू पाथवेज डेवलप होते हैं जो आपको एक्टिवेट रखते हैं। सो इसलिए मल्टीटास्किंग, आप प्लीज इस चीज की तरफ नहीं आए। आप जो काम करें फुली फोकस्ड होके करें ताकि कल को उसके बेहतरीन रिजल्ट्स देख सकें। आप देखें, आप क्लास में होते हैं, क्लास में वो चीज जो आप टीचर की पूरी तवज्जो से सुन रहे होते हो वो आपको बहुत लंबे अरसे Exactly, तक याद हाँ, रहती है। हाँ। लेकिन आप टीचर को सुन रहे हो, साथ माइंड में चल रहा है ब्रेक में ये भी करना है, बाद में मुझे जो उनसे फ्रेंड्स को भी मिलना हाँ। है, घर जाके ये करना है, तो क्या होगा? आप तवज्जो नहीं दे रहे हो आप कभी भी उस काम को। और ये सेम चीज जो है प्रोफेशनल लाइफ में भी होती है। Okay. सेम चीज मैं हर एज ग्रुप में देखती हूँ, जिसकी वजह से बाद में शिकायत सुनने को मिलती हैं कि हमारी मेमोरी जो है वो डिस्टर्ब हो गई, चीजें हमें याद नहीं रहती। वो ये नहीं देखते कि कंसंट्रेट कितना किया था। लेकिन अपनी रूटीन से हट के कुछ चीजें करना, जैसे आप ट्रैवलिंग कर लेते हो, दोस्तों से मिलना मिलाना, हमारे इर्द गिर्द जो गैदरिंग होती है उनमें बैठना, ये चीजें कितने हमारे माइंड को फ्रेश करती हैं या उनको सेहतमंद रखती है? हाँ, देखें, एक स्टडी जो है मैं आपको हार्वर्ड की बताने लगी हूँ। हमारे माशरे में समझा जाता है कि आप जितना स्टडीज करोगे, हाँ। जितना आप पढ़ोगे, उतना ही आप इंटेलिजेंट बनोगे और आप जिंदगी में कामयाब होगे। लेकिन अब लेटेस्ट रिसर्चेस ये कहती हैं कि स्टडीज के साथ आप जितना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगे, आपका माइंड उतना शार्प होगा। अच्छा। आपको अपनी उन एक्टिविटीज की तरफ भी फोकस करना चाहिए, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी हॉबीज हैं। आप पहले आइडेंटिफाई करें कि आपकी वो कौन सी ऐसी हॉबीज हैं या कौन सी ऐसी आदत हैं या एक्टिविटीज हैं जो आपको खुश रखती हैं, जिनसे आपको सुकून मिलता है, वो आप ऐड करें अपनी जिंदगी में। जब आप करेंगे आपके अंदर हैप्पीनेस जनरेट होगी, तो वो आपके अंदर ऐसे हार्मोन्स एक्टिवेट कर देगी जो आपकी इंटेलिजेंस को शार्प करेंगी, जो आपकी मेमोरी को शार्प करेंगी। सो मैं ऐड करना चाहूँगी अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं उनको आप ऐड करें। अपनी स्लीप पे बहुत फोकस करें। बहुत सारे लोग पूरी पूरी रात पढ़ते हैं, वो अच्छे ग्रेड्स तो ले लेते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर उतने कामयाब नहीं हो पाते हैं। रीज़न ये कि स्लीप डिप्रिवेशन की वजह से उनके अंदर खुद स्ट्रेसेस आना शुरू हो जाते हैं, सिचुएशंस को कंट्रोल करने की एबिलिटी कम हो जाती है। सो अपनी स्लीप पे फोकस करें, फ्रेंड्स बनाएं, सोशल गैदरिंग में जाएं, आम रूटीन से हट के काम करें। हाँ। ऐसी चीजें जो आपको आपके प्रॉब्लम से हटाएं। आपकी प्रॉब्लम से जब आप हटेंगे, डिफरेंट एक्टिविटीज करेंगे तो आप फ्रेश फील करेंगे। मतलब ये तो एक्सप्लोर करेंगे proven तो है। ऑब्वियसली आपको डिफरेंट चीजें देखने को मिलेंगी और आपको तजर्बा होगा कि ये चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं। Exactly. दूसरा समिया, हमें बताइए सुपर फूड फूड या हमारी डाइट कितनी डिपेंड करती है या वो कितना इफेक्ट करती है हमारे ब्रेन को? देखिए, अगर हम इसकी परसेंटेज की बात करें हाँ। तो 80 to 90% हमारी फूड का होता है। अच्छा। एक बच्चे की डेवलपमेंट के अंदर एक टाइम से पहले तक ये कहा जाता था कि जेनेटिक्स बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, जीन्स के थ्रू जो कैरेक्टरिस्टिक्स आई अब वही बच्चे में रहेंगी। लेकिन आज की स्टडीज कहती हैं कि एपिजेनेटिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन्स आपका एनवायरनमेंट, आपकी सराउंडिंग्स एंड योर फूड दैट यू ईट इन योर डेली रूटीन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो फूड के अंदर अगर मैं और बात करूं कि हर जिंदा चीज़ के अंदर अल्लाह ताला ने एनर्जी रखी हुई है। ह्यूमन बीइंग में एनर्जीज है, हर जिंदा चीज़ लाइक नेचुरल फूड के अंदर भी एनर्जी होती है। अब जब हम इन एनर्जेटिक चीज़ों को खाते हैं तो एनर्जीज हमारी एनर्जीज एनहेंस होती हैं। लेकिन अगर आप इसकी जगह डेड चीज़ें खाते हो, डेड से मुराद यानी कि एक खास लेवल तक कहा जाता है कि मीट का ज़्यादा इस्तेमाल, अच्छा। चिकन का ज़्यादा इस्तेमाल, प्रोसेस फूड जो कि बहुत सारे प्रोसीजर से गुजरा होता है, वो आपके अंदर वो एनर्जीज ने लेके आता। उसकी एक्चुअल एनर्जीज जो अल्लाह ताला ने नेचुरली उसमें ऐड की हुई थी, वो डाउन से डाउन एंड देन डेड हो जाती हैं। सो आपके अंदर मेमोरी प्रॉब्लम्स, आपके अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आते ही तब हैं जब आप नेचुरल फूड से हट जाते हो। आज साइंस हर चीज में ये बात करती है
नेचुरल इन्वायरमेंट में जाओ, नेचुरल फूड खाओ, फ्रूट्स खाओ, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो नेचर की तरफ वापस आएं, यूनिवर्स की तरफ देखें, आप देखें आपके अंदर कितना अच्छा चेंज आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा समय लास्ट में मैं ये पूछना चाहूँगी, कुछ लोगों को कहते हैं ब्रेन फॉग की एक कंडीशन होती है, उसका मसला होता है कि वो सोचने समझने की सलाहियत उनमें होती है, लेकिन वो एक फॉग सी आ जाती है, धुंध सी आ जाती है उसके आगे, और उनको दुश्वारी होती है। तो ये क्या मेडिकल कंडीशन है, ये क्या है ये? अच्छा, पहले तो ये बताऊं कि मेडिकल कंडीशन नहीं अच्छा। है, ये हमारी डेली रूटीन में कुछ ऐसी आदत हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हो, और वो बहुत ज़्यादा यूज़ की वजह से बच्चों के अंदर ये सिचुएशन आ जाती है। इसको अगर मैं इजी वर्ड्स में बताऊं तो ये होता है कि आप जो भी काम कर रहे होते हो उसमें कंफ्यूज होते हो कि मैं शायद ये ठीक नहीं कर रहा, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, बिला वजह चिड़चिड़ापन आ रहा है। इसमें एक तो ये कि आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को यूज़ करने की आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। सेकंड, स्लीप डेप्रिवेशन भी हो सकती है, मे बी एक लंबे अरसे से जब आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है लेकिन इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, तो देखने को मिला है कि लोगों में ये चीज़ आ जाती है। सो फोकस करें हेल्दी हैबिट्स की तरफ, अपनी नींद पूरी करें, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ऐड करें, क्योंकि वो सिर्फ आपकी फिजिकल एक्टिविटी फिजिकली एक्टिव नहीं कर रही होती, आपके माइंड को भी एक्टिव कर रही होती है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट मेंटल एक्सरसाइजेस भी हैं जिसमें हम मेडिटेशन बताते हैं कि आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिसेस करें, डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस करें, मेडिटेशन करें। ये भी इस जो मेंटल फोग है इसको रिमूव करने में बड़ी हेल्प करती है। लेकिन एक मैं अब एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि 2-3 मंथ्स के बाद इसका इम्पैक्ट आएगा। मैंने ये देखा है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ हम इस चीज को जो है वो खत्म कर सकते हैं। एग्जैक्टली कर सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा, टाइम लगता है इसमें। समिया खालिद लाइफस्टाइल मेडिसिन कोच हमारे साथ मौजूद थी। समिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई और मेंटल हेल्थ के बारे में हम बात कर रहे थे कि उसको हम किस तरह एक्टिव रख सकते हैं, अपने मेंटल को, अपने दिमाग को किस तरह जवान रख सकते हैं। तो उस हवाले से हमने बात की। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए उन माशरती मसाइल की जो माशरे की जड़ें खोखली करते जा रहे हैं। नौजवान नस्ल में बढ़ती अखलाकी पस्ती की एक वजह सिगरेट नोशी, शीशे का इस्तेमाल और नशे की लत भी है। और जैसे जैसे जमाना तरक्की कर रहा है वैसे वैसे ट्रेंड्स भी चेंज होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि नशा करने के अंदाज भी बदल रहे हैं। पहले अफ्यून, शराब, चर्स और गांजे की शक्ल में नशा नौजवानों की जिंदगियां बर्बाद करता था, तो अब वेप, ई पाइपिंग, शीशा और इवन के निकोटीन पैचेस की शक्ल में मुआशरे के लिए नासूर बनता जा रहा है। निकोटीन पैचेस की डब्बी जो देखने में तो एक आम सी डब्बी लगती है, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी चीज मौजूद होती है जिसका इस्तेमाल करने से इंसान आहिस्ता आहिस्ता उसका आदी हो जाता है। और एक खास मनसूबा बंदी के तहत गैर मुल्की कंपनियों की जानिब से सोशल मीडिया पर फैशन से आरास्ता जदीद तशहीरी मुहिम जारी है, जिसमें नौजवानों को तंबाकू फ्री के नाम पर निकोटीन पैचेस की जानिब रागिब किया जा रहा है। तो निकोटीन पैकेज माफिया कैसे इतनी तेजी के साथ तालीमी इदारों में फैलता जा रहा है और इसे रोकने के लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सैयद जुल्फिकार हुसैन साहब, है कंसल्टेंट है इंसदाद मुनशियात मुहिम के। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। जुल्फिकार साहब, एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में डेली 1200 से 1400 बच्चे जो है वो स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं एक दिन में। ये बहुत बड़ी तादाद है। तो मुझे बताइए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो उनको अट्रैक्ट करते हैं, जो इसकी तरफ जाते हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित नहीं हो रहा हमारी नौजवान नस्ल के लिए? बेसिकली कोई भी मार्केट में कोई चीज़ आप लेके आएंगे, इवन चाहे ड्रग्स भी हो, हाँ। उसकी मार्केटिंग इस तरीके से की जाती है, लोगों को इस तरह अट्रैक्ट किया जाता है कि लोग जल्दी से उसकी तरफ राग़िब। बिल्कुल। डिफरेंट अदवार में जो नशे की जो शक्लें बदली हैं, उसमें ये पिछले साल ये निकोटिन जो पाउचेज़ हैं, पैचेज जिसको कहते हैं, दो नाम लिए जाते हैं, ये भी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया गया। और ये एक ख़ास मनसूबाबंदी के तहत इंट्रोड्यूस करवाया गया। अच्छा। और जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, ख़ासकर वालिदैन के लिए एक बड़ा मैसेज होगा
कि ये वो चीज़ है जो आपके बच्चे को अर्ली स्टेज में एडिक्ट बना देती है। ओके इसकी पैकिंग के ऊपर लिखा हुआ है कि दिस इज एडिक्टिव प्रोडक्ट। अब ओके हम 3 चीज़ें हैं, एक सिगरेट है जिसमें टोबैको जो नेचुरल जो एक ज़मीन से पैदा होने वाली जो फसल है, उसके बाद जो निकोटिन ये पैचेस हैं या पाउचेस हैं, और उसके साथ फिर ई सिगरेट और मुख्तलिफ जो और हमारे मिनी शीशा, ठीक उसमें बेसिकली ये आर्टिफिशियल निकोटिन जो इस्तेमाल की जाती है, जो अच्छा। आपको प्लेयर देती है, ओके आपके जो ब्रेन को स्ट्रेंथन करती हैं चीज़ें, ठीक है आपको प्लेयर मिलता है। और जिस चीज़ में प्लेयर और रिवार्ड मिले, एक तो होता है कुदरती रिवार्ड और एक होता है वो आम मसनूई रिवार्ड। नेचुरली जो रिवार्ड है उसके मुकाबले में मसनूई रिवार्ड बहुत ज़्यादा होता है और वो वक्ती तौर पे होता है। ठीक है नेचुरली रिवार्ड लॉन्ग टर्म होता है, ये रिवार्ड जो होता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म और जब आपके ब्रेन को हिट करती है कोई चीज़, डिपेंडेंसी हाई हो जाती है, फिर उसके बगैर आप नहीं रह सकते। तो ये निकोटिन जो एक डिबिया है, मैं यहाँ वालिदैन को दिखाना चाहता हूँ और ये भी बताऊंगा कि मैंने पिछले साल जब ये मार्केट में आई 1.5 साल पहले, मैंने इसके खिलाफ जब जो पाकिस्तान आवाज के उठाई। अदारे हैं, अब ये एक अदारा इसको प्रमोट कर रहा है, अच्छा बड़ी माजरत के साथ, बड़ी माजरत के साथ एक अदारा इसको प्रमोट कर रहा है, ओके और एक अदारा जिसके साथ हम भी मिलकर काम करते हैं वो इसको कंट्रोल करने के लिए एक स्ट्रेटजी डेवलप कर रहा है। ठीक है अब देखें, जब ये मार्केट में आती है, हर चौक और चौराहे में हमारे नौजवान बच्चे उसको एम्बेसडर बना के, पैसों का लालच दे के, और सोशल मीडिया पे हमारे जितने भी जो बड़े सिंगर हैं, ठीक है उनको उनके नगमों के साथ इसको प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है। ठीक है तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में तो पहले 1 करोड़ बंदा एडिक्ट है, अब आप हमारी नई नस्ल को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं? अब ये जो घर वाले मैं लेके आया हूँ दिखाने के लिए, घर वाले ये समझते हैं, जिस बच्चे और बच्ची के पास है वो ये समझते हैं कि ये पता नहीं जो बच्चियों के पास है उनके बैगों में जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ती हैं जिनको फ्री मिली है, वो समझते हैं ये फेस पाउडर है या कोई ऐसी चिंगम है या ऐसी टैबलेट जो बच्चे इस्तेमाल करते हैं। वालिदैन को कतई इस बात का इल्म नहीं होता। अब ये देखें, इसके खिलाफ कंपेन क्यों आगाज किया गया? कंपेन इसलिए आगाज किया गया, ये इस डबिया के अंदर ये डिबिया के अंदर है, ये जो मुंह पे रख। अब बच्चे और बच्चियां करते क्या है, जो तालीमी इदारों में या हॉस्टल के अंदर ड्रग का इस्तेमाल करते हैं या फार्म हाउसेस पे जाके करते हैं, इनके अंदर ये इसको खोलते हैं, ओके इसके अंदर हेरोइन डालते हैं, इसके अंदर हैश डालते हैं, कोकीन डालते हैं और इसको मुंह के अंदर रख लेते हैं, ये पाउच के समेत। पाउच के समेत जिस तरह अच्छा। अब देखें, आपके बॉडी के लेवल हैं डिफरेंट, यानी आपके बॉडी के लेवल से मुराद ये है कि आप ऑरली जब चीज इस्तेमाल करते हैं एज ए मेडिसिन, वो आपको कुछ आधे घंटे बाद या घंटे बाद असर करेगी। आप इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, वो उसका असर और होता है और होगा, जब आप मुंह के अंदर किसी चीज को रखते हैं और उसका ब्रेन के साथ, ये तकरीबन 10 to 15 सेकंड के अंदर आपके ब्रेन को हिट करती है, प्लेजर देती है, रिवार्ड देती है, जिसकी वजह से, जिस तरह मैंने पहले कहा कि आपकी डिपेंडेंसी हाई हो जाती है, उसके बगैर नहीं रह सकती। नहीं रहा तो वालिदैन से मेरी ये गुजारिश है, खासकर बच्चियों के लिए जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ती हैं, लेकिन जुल्फिकार साहब, उन्होंने तो तशहीरी मुहिम जैसे आपने भी बताया और हम भी देखते हैं कि उन्होंने कहा तो ये तो निकोटिन फ्री है, तो ये क्या लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? मैडम, ये किस तरह निकोटिन फ्री है? ये आर्टिफिशियल निकोटिन है, ये आर्टिफिशियल निकोटिन है। वो जो टोबैको वाली है वो है जो एक पौधे की यानी ग्रोथ की है, ये आर्टिफिशियल है। दोनों का आप देखें, सिंथेटिक ड्रग जो है, केमिकल ड्रग्स मार्केट में बहुत ज्यादा है, ये भी उसी की, मैं मानता हूं, चले जी आप कहते हैं ये ड्रग्स नहीं है, मैं कहता हूं ड्रग्स है। आप देखें, WHO की रिपोर्ट बताती है जो सिगरेट का धुआं है, मसलन एक तो सिगरेट पीने वाला है, उसको नुकसान हो रहा है, एक जो करीब बैठा है जिसे पैसिव स्मोकिंग कहते हैं, सेकंड हैंड स्मोकिंग, अब तो WHO कहती है थर्ड स्मोकिंग भी है। जिस जगह पे आप सिगरेट इस्तेमाल कर रहे हैं उसका धुआं आपकी दीवारों को लग रहा है, आपके कपड़ों को उसका असर हो, उससे हजारों केमिकल, हजारों बीमारियां जन्म ले रही हैं। तो आप किस तरह कह सकते हैं कि ये चीज नहीं है? हर वो चीज जो आपके बॉडी को मुतासर करती है, आपके ओरिजिनल जो ऑर्गन है उनको मुतासर करती है, तब्दीलियां लाती है, वो एडिक्शन की तरफ आती है।
बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब ये बाहर दिखने वाली जो प्रोडक्ट्स हैं कि इनसे यही लग रहा है कि ये तंबाकू नोशी से बचाते हैं, लेकिन ये हमारी या नौजवान नस्ल की राहें हमवार कर रहे हैं अगले नशों के लिए। अब देखें, ये एक सिगरेट है, ठीक है, इसे कहते हैं ई सिगरेट, इसमें भी निकोटीन इस्तेमाल होती है, ओके, जो आर्टिफिशियल निकोटीन है। अब बच्चे क्या करते हैं, ये 9th एंड 10th के बच्चे इस्तेमाल करते हैं तालीमी इदारों के लेकिन अंदर। क्या अब जुल्फिकार साहब, वालिदैन को अवेयरनेस नहीं होती कि बच्चे वालिदैन क्या कौन सा नशा कर रहे हैं, किस तरह का नशा कर रहे हैं? वालिदैन को पता ही तब चलता है जब ये सारे मामला गुजर चुके होते हैं। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि बच्चे जब स्कूल की छुट्टी होती है या कॉलेजेस की छुट्टी होती है, उसके सराउंडिंग एरिया में जितनी भी शॉप्स हैं वहाँ एक जमे गफीर होता है। हर बच्चा ग्रुप की सूरत में 2, 3, 4 सिगरेट का इस्तेमाल बिल्कुल करते ऐसे ही हैं। है। अगर किसी आप अपने मोहल्ले में रहते हैं, जानने वाले बच्चे को किसी जगह पे देख लेते हैं कि अब वो सिगरेट इस्तेमाल कर रहा है, आप उनके घर वालों को बताते हैं कि मेरा नाम बताइएगा, नाम ये बच्चा आपका मैंने देखा है सिगरेट इस्तेमाल कर रहा है या कि कोई और ड्रग इस्तेमाल कर रहा है, तो घर वाले उनके लिए एक शॉकिंग न्यूज होती है। अब बच्चे क्लासरूम में करते क्या है, ये टीचर को पता है ये पेन है, अच्छा, अब ये मार्केट में आसानी के साथ अवेलेबल है, ओके। बच्चे लेके आते हैं क्लास में, जब फारग होते हैं इससे इसको जलाकर इस्तेमाल करके, इस्तेमाल करने के तरीके डिफरेंट है। बच्चे कंपटीशन करते हैं, रिंग बनाते हैं, ओके, बच्चे दिल बनाते हैं, बच्चे अपने नाम बनाते हैं इस अपने इस धुएं के साथ। तो देखें, ये कहने का मकसद ये है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बढ़ रही हैं जिनकी तरफ हमें तवज्जो की देने की ज़रूरत है। हम उन चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं देते, जब बात आगे बढ़ जाती है तब तो हमें होश आता फिर है। हमें होश आता है। फिर, लेकिन मैं समझता हूँ अभी भी हमें होश नहीं आया, अभी भी मैं कह रहा हूँ जाग जाएं, जाग ही नहीं तो रहा क्या कोई। आप लोग फिर इस हवाले से क्या इकदाम उठा रहे हैं? क्या पॉलिसी बनाई गई है कि इस हवाले से इसको कम किया जाए, इस पर काबू पाया जाए? देखें, इसके लिए पॉलिसी अभी ऐसी कोई नहीं स्ट्रेटजी अच्छा। बनी। मैंने जब इसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो मुझे पता है कि मेरे खिलाफ क्या बाद अदारों ने एक्शन लिया, बाद अच्छा। अंडर कवर एजेंसीज ने एक ही दिन में 2 दिन में सारे लोग मेरे पास आ गए, आप ये क्यों कर रहे हैं। लेकिन मैंने इसमें मैं एंटी नारकोटिक्स फोर्स को उनसे जब मैंने इस सिलसिले में बात की तो जो पंजाब के ब्रिगेडियर हैं राशिद मनहास फोर्स कमांडर, उन्होंने भी इस पे एक्शन लिया और अदारों ने भी एक्शन अच्छा। लिया। तो लेकिन मेरी अभी भी कोशिश है कि ये इसको हम बैन किसी तरीके से किया जाए, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता जब ये तादाद बढ़ती जाएगी फिर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप इस पे काबू नहीं पा सकते। तो हमें उस वक्त इन चीज़ों की तरफ एड्रेस करना चाहिए जब ये स्टार्ट हो रही है। देखिए, मैंने स्टार्ट में कहा था हमें ये चीज़ों का इस पे असेस करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, कौन से वो जहन है जो हमारे पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हमारी नई नस्ल को खराब करना चाहते हैं। वो बर्बाद किसी भी करें, तरीके से बिल्कुल। बर्बादी की तरफ ले, सिर्फ चंद पैसों की खातिर, चंद उनके पास लैंड क्रूजर आ जाए, चंद जहाज आ जाए, चंद बड़ी बड़ी चीजें आ जाए, वो अपनी आसानियां पे उनके लिए और दूसरे जो लोग हैं, दूसरे लोगों के बच्चे, उनके लिए वो खराबियां पैदा करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सबको मिलकर इसके लिए सोचना चाहिए, एक स्ट्रैटेजी डेवलप करनी चाहिए, एक प्लानिंग हमें करनी चाहिए कि वो कौन से देखिए, हम चीज़ों को ख़त्म नहीं कर सकते। मतलब प्लानिंग का फुकदान है। मतलब इसमें मुझे बताइए हुकूमत की कितनी जिम्मेदारी बनती है कि इन चीज़ों की जो नशे की लत लगा रही है, इन तमाम तरह प्रोडक्ट्स की हौसला शिकनी करे। क्या मैं भी हुकूमत के साथ हूँ। हाँ पहले कौन सा ऐसा काम हो गया? अभी देख ले, आपके हालात खराब है, सियासी, कोई पता नहीं किसी को क्या होगा, कल क्या होगा, गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट चली जाएगी, सियासी हालात किस तरह। इन मामलात में, इस एटमॉस्फेयर में ये ड्रग की जो चीजें हैं, सप्लाई और डिमांड बहुत तेजी के साथ बढ़ती है। एग्जैक्टली। सप्लाई में बहुत ज्यादा इजाफा होता है और ये चीजों को हमने देखना है। देखें, हालात कैसे भी हो, माशी हालात कैसे भी हो, सियासी हालात कैसे भी हो, लेकिन हमारी जो कमिटमेंट है, हमारी जो विल है, इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए वो उसी तरह जारी रहनी चाहिए जो नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है और उसके हवाले से हमें इकदाम उठाने की ज़रूरत है। लेकिन अब नशे की बात की जाए तो मुझे बताइए, अभी के जो स्टैटिस्टिक्स हैं, कौन सा नशा ज़्यादा किया जा रहा है, वो चाहे तालीमी इदारे हो या वैसे अगर पूछा जाए तो? देखिए, जब कुछ चीज़ मार्केट में आती है ना, तो यकीनन उसकी प्राइस बड़ी हाई होती है। अच्छा। उसकी डिमांड भी ज़्यादा बढ़ जाती है। लोग कहते हैं देखे तो उसको टेस्ट करके उसके अंदर क्या चीज़ है ऐसी जो हमें प्लेयर देगी। आइस इस वक्त बहुत ज़्यादा है। अच्छा। आइस का जो नशा है, उसके प्राइस भी बड़े कम हो गए हैं, क्योंकि वो अब पाकिस्तान में बल्कि लाहौर में ही तैयार हो रही है। मुख्तलिफ जगहों पे आप उसको घरों के अंदर, मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज के अंदर उसको तैयार कर सकते हैं और वो मार्केट कर सकते हैं। और इसके अलावा इसकी इजाजत है? नहीं, सारी इलीगल चीजें हैं। आप अंडर कवर जो मर्जी करें,
आप खामोशी के साथ जो मर्जी करें। अब वीट जो है वो भी यहाँ उसकी ग्रो शुरू हो गई है। इसी तरह कोकीन है, वो एक्सपेंसिव ड्रग्स है, वो अपर क्लास, ये भी जो आइस है ये भी अपर क्लास, लेकिन इनमें अपर क्लास में ये बहुत जो 3-4 ड्रग्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जो हमारी जो पुअर क्लास है, दरमियाने दर्जे के लोग हैं, उनमें ज़्यादा ये पान, नस्वार, गुटखा, शराब है, चरस है। चरस तो हर तकरीबन तीसरे चौथे घर का बच्चा जो चरस का इस्तेमाल कर रहा है, वो एज ए फैशन के तौर पर, यार इससे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी को मुतासर करती हैं, आपकी शख्सियत को मुतासर करती हैं, आपके माहौल को मुतासर करती हैं, आपके घर के अंदर का जो माहौल है उसको मुतासर करती हैं। आपने देखा होगा कि एक घर में अगर कोई एडिक्ट है तो देखिए उसके घर का सारा निजाम खराब हो जाता है, पूरी फैमिली जो है उस चीज से सफर कर रही होती है। तो जुल्फिकार साहब, एंड पे मैं ये पूछना चाहूंगी, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के हवाले से हुकूमत की जानिब से कोई काम किया जा रहा है? जिस तरह हम थे उस तरह ही खड़े हैं, उसी तरह है अभी तक, उसी तरह खड़े हैं। पता नहीं वो कौन सा दिन होगा, कोई अच्छी खबर मिलेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इस प्रोग्राम की विसासत से कि मेरी इंटरनेशनल डोनर के साथ बात हो रही है। अच्छा। और मेरी कोशिश थी कि एक लाहौर में एक अच्छा हॉस्पिटल बने, और डोनर ने ये वादा किया है कि हम इंशाल्लाह 200 से 300 बेड की बिल्डिंग आपको बना के देंगे। और उसका जो पहली मीटिंग होगी, जो मेरी प्रेजेंटेशन है, वो दुबई में 9 मई से लेके 17 मई तक एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। और उसके बाद प्रिवेंशन के प्रोग्राम भी, क्योंकि देखें ड्रग्स के हवाले से हम शुरू ही से लोगों से मांग के काम करते हैं, तो जब लोगों ने पीछे से खींच लिया सारा कुछ, तो हम इसलिए कह रहे हैं कि जनाब हम कुछ नहीं कर सकते। अब जब पीछे से लोग आपको देना शुरू कर देंगे, बिल्कुल ऐसे तो इस तरह हम कहेंगे जी वाह जी वाह, अब तो सारा काम लेकिन हमें खुद करना चाहिए। एग्जैक्टली, हम खुद नहीं कर रहे, हिस्सा डालना चाहिए। सैयद जुल्फिकार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, कंसल्टेंट इंसदाद मुनशियात मुहिम में। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए हैं। और जिस तरह हम बात कर रहे थे कि नशे की लत जो है वो बढ़ती जा रही है, और ख़ासतौर पर नई नई इसमें भी प्रोडक्ट सामने आ रही है, तो आप लोगों से भी यही दरख्वास्त है कि अगर आप लोगों के बच्चों के पास इस तरह की प्रोडक्ट्स आपको नज़र आती है, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि वो नशे की लत उन्हें लग चुकी है। तो उस हवाले से आप लोगों को इकदाम करने की ज़रूरत भी है। तो मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, तो मुल्क की सियासी मंजरनामे पर खूब हलचल मची हुई है। ऑपोजिशन बामुकाबला हुकूमत, मैच इस वक्त लास्ट ओवर्स में पहुंच चुका है, और ऑपोजिशन की जानिब से कल यानी कि 26 मार्च को महंगाई मार्च का ऐलान किया जाएगा। और किसी भी मुल्क में किसी भी सियासी तहरीक में एक अहम रोल प्ले करने की जो हैसियत रखते हैं वो वहाँ के ताजर बरादरी की होती है। और तारीख ये बताती है कि जिन जिन सियासी तहरीकों को ताजर बरादरी ने सपोर्ट किया है वो कामयाब ही ठहरी है। और अगर ताज़ा सियासी मंजरनामे के हवाले से देखा जाए ना, तो पाकिस्तान की ताजर बरादरी का किरदार भी अहम दिखाई देता है। और चंद रोज पहले ही ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की जानिब से हुकूमत को ताजिरों के मसाइल हल करने के लिए कुछ दिन का अल्टीमेटम दिया गया था, और मुतालिबात ना माने जाने की सूरत में ऑपोजिशन के महंगाई मार्च में शामिल होने का भी कहा गया था। तो मौजूदा सूरत हाल में ताजर बरादरी कहां पर खड़ी है? ऑपोजिशन का तो दावा है कि कल लॉन्ग मार्च हम शुरू कर देंगे, लेकिन ताजर बरादरी का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नईम मीर साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के, आर्मी ग्रुप से इनका ताल्लुक है। नईम साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका, मैं मशकूर हूँ आपका कि आपने इस अहम मौके पर मुझे दावत दी और अपने ख्यालात के इज़हार का मौका दिया। नईम साहब, ऑल पाकिस्तान ताजर एसोसिएशन ने ऑपोजिशन का जो लॉन्ग मार्च है उस हवाले से अपनी भी राब्ता मुहिम का आगाज़ कर दिया। आप लोगों का एजेंडा क्या है, कोई हमें बताइएगा उस हवाले से। क्या कोई ऑपोजिशन जो टीम है या पार्टी जो है वो आप लोगों को फंडिंग कर रही है क्या? देखें, पहली बात तो ये है कि हम अपोजिशन के साथ नहीं जा रहे। अच्छा, अपोजिशन अब हमारे साथ आ गई है। अच्छा, आप ये देखें ना, ठीक है, कि हम तो जबकि ये हुकूमत आई है सरापा एहतजाज है कि ये हुकूमत एक मखसूस माइंड सेट रखती है, और वो ऐसा माइंड सेट है जो ताजर दुश्मन माइंड सेट है। ठीक है। और हम तो खुद आधी दर्जन बार
इस्लामाबाद में एहतजाज करने गए हैं और आपने हमें कवर भी किया है और आपने बताया भी है अपने व्यूअर्स को अपने इस मीडिया चैनल की वसातत से, तो हमने तो हमेशा ये आवाज़ उठाई है कि ताजर को आसानी सहूलत नहीं मिली, ताजर को कारोबार करने के मौके नहीं मिले, अच्छा। माफियाज का राज रहा ठीक है। और जो बड़े इन्वेस्टर हैं, सरमायाकार हैं, उन्होंने अपने पैसे से पैसा बनाया और छोटा ताजर बिल्कुल उसी तरह पिस के रह गया जिस तरह एक तनख्वाहदार तबका जो है वो वाह वेला मचा रहा है कि उनकी तनख्वाहें जो हैं महदूद हैं और महंगाई बहुत ज़्यादा है और वो अपनी उन महदूद तनख्वाहों के अंदर गुजारा नहीं कर सकते। तो यही केस जो है ये हमारे छोटे ताजर पर फिट आता है ओके। कि छोटा ताजर भी महंगाई की चक्की में पिस के रह गया। तो लिहाजा हम तो हैं छोटे ताजरों के नुमाइंदे, हम उन बड़े सनतकारों के या उन बड़ी 100 कंपनियों के नुमाइंदे नहीं हैं जिनके बारे में खान साहब ने कहा था कि स्टॉक एक्सचेंज में इन्होंने 100 अरब रुपए से ज़्यादा बना लिया। ठीक है। यहाँ हम वो लोग नहीं हैं जो अपना को माफियाज हैं जो खान साहब के दाएं बाएं बैठे हैं। हम तो आम लोग हैं आपकी तरह के, हम तो दिहाड़ीदार हैं, यानी हम वो ताजर हैं जिन्होंने रोज़ाना की रोज़ाना कारोबार करना है और रोज़ाना की रोज़ाना जो पैसा कमाना है वही अपने अखराजात पूरे करने हैं, वहीं से दुकान का किराया अदा करना है, वहीं से मकान का किराया अदा करना है, वहीं से अपने 2-3 मुलाजमों को तनख्वाह भी देनी है, बिजली का बिल भी अदा करना है। और हम तो गए हैं फंस इस महंगाई के चक्कर में। तो अब मुझे ये बताएं कि हमने जब इनको बारहा कहा कि जी हमारे साथ बैठें और हमारी बातों को सुने, हमारे मसाइल को सुने, और ख़ास तौर पे जब ये कोरोना वायरस की वबा आई तो उसमें हम अपनी रासें खा गए और हम जो है वो फाइनेंशियल क्रंच का शिकार हुए और हमें लिक्विडिटी का प्रॉब्लम पैदा हुआ। हमने ने कहा जी कि छोटे ताजर को आप कोई कर्जा दें आसान तरीके से, उसको पैसा पहुंचे और आसान शराइत पे पहुंचे, और जिसके नतीजे में जो उसका कारोबार का सर्कल जो है वो रुक गया है, जो जम गई है उसकी मईशत, तो वो जो उसको उसका पहिया जो है वो आगे चले। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इन्होंने जो पॉलिसीज भी दी हैं वो इन्होंने छोटे ताजर के लिए नहीं दी बल्कि बड़े लोगों के लिए दी। अच्छा। और उससे इस्तेफादा भी बड़े ताजरों ने और बड़े लोगों ने और सनतकारों ने उठाया है। आम ताजर जो है वो बेहाल और बदहाल हो गया। तो लिहाजा हमने इनको ये कहा कि जी मेहरबानी करें, अब हमारी बस हो गई है, हम अब आपको बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपोजिशन जो है उसको तो आज ख्याल आया ना, हम तो पहले इसी एजेंडे पर हैं कि कोई हमें मौका मिले कि इस हुकूमत का धड़न तख्ता हो तो हम उस धड़न तख्ते के अंदर अपना किरदार अदा करें। जब कभी ऐसी कोई कुल्हाड़ी बने जिससे इनके गांठे उतारे जाएं तो हम उस कुल्हाड़ी में हमारे हाथ भी शामिल हों, हम उस कुल्हाड़ी को भी मजबूत करें। और जब कभी इनकी गर्दन मरोड़ी जाए, क्योंकि ये सियासी गर्दन की बात कर रहा हूँ मैं, किसी फर्द की नहीं बात कर रहा, जब इनकी सियासी गर्दन मरोड़ने का वक्त आए, तोड़ने का वक्त आए, तो हम अपना गुस्सा और गम जो है उसका इजहार करें, हम अपनी नफरत का इजहार करें इस हुकूमत के खिलाफ, जो हमारे दिलों के अंदर जो है वो नफरत का जो लावा जो पका हुआ है, हमें मौका मिले कि हमें जब भी मौका मिले और हम इनको बताएं कि हम इनसे कितनी नफरत करते हैं। इसका मतलब है कि ताजर बरादरी कल निकल रही है लॉन्ग मार्च के लिए उनके साथ, ऑपोजिशन के साथ के नहीं? क्या आप लोगों का क्या प्लान है? कल ही निकलना है आप लोगों ने? देखें जी, हमने अपना एक ट्रॉला भी तैयार किया है, ठीक है, और हमने उस ट्रॉले की जो तकरीब रूनमाई थी वो भी की है, ठीक है, और हमने मीडिया को दिखाया है कि हम इस ट्रॉले पर बैठेंगे, हमारी ताजर क़यादत बैठेगी। हमने लाहौर शहर की जो ताजर तंजीमें हैं, जो हमारे हम ख्याल ताजर तंजीमें हैं, हमने उन्हें रिक्वेस्ट किया है कि आप जॉक दर जॉक मॉडल टाउन पहुँचें 100 CH, और वहाँ पर जो ताजर क़यादत होगी वो ट्रक पर सवार होगी और जो दीगर ताजर होंगे वो अपनी गाड़ियों में, मोटरसाइकिल्स में और यहाँ अपनी कन्वेंस पे आएंगे और वो हमारे काफिले के अंदर शामिल होंगे। और वहीं मरकजियत है, वहाँ पर हम सारे इकट्ठा होंगे और हम 1 बजे दोपहर हमने कहा कि इत्तफाक मस्जिद में हम नमाज पढ़ेंगे आप। अच्छा। और वहाँ पर जो है ना जी नमाज पढ़ेंगे और हम जो है ना वो इस हुकूमत से निजात के लिए दुआ भी करेंगे कि या अल्लाह हमें इस हुकूमत से निजात देना और हमें कामयाब और कामरान फरमाना। और फिर वहाँ से जो है ना इंशाल्लाह ताला हमारा एहतजाजी सिलसिला चलेगा। और हमने पूरी GT रोड की प्लानिंग भी की है। अच्छा। हम आपको ये भी बता दें, ठीक है, सिर्फ ये नहीं है कि हम लाहौर में होंगे, ठीक है, हमने गुजरांवाला की हमारी तंजीम, जिले की, जिला गुजरात की तंजीम,
इस तरह ज़िला जेलम, ज़िला पिंडी और इस्लामाबाद, मतलब जितने भी रास्ते में जितने आते रास्ते जाएंगे में हमारे जो अहम ठीक है। इजला ठीक है। हैं और अहम स्पॉट्स हैं, वहाँ पर हमारे कैंप्स लगे होंगे ओके। और वहाँ पर हमारे ट्रक का और हमारी तंजीमें, हमारा ट्रक का और हमारी क़यादत का इस्तकबाल भी करेंगे। अच्छा। और वहाँ पर भी हम मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज कर रहे इकट्ठा कर हैं, तो रहे हैं। हम पूरा रोल प्ले करेंगे इस हुकूमत के धड़न तख्ते में। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि कल अगर आप लोग ये हड़ताल कर लेते हैं तो दुकानें बंद होंगी, मार्केट से बंद होंगी क्या? नहीं 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 नहीं, दुकानें बंद नहीं होंगी। हम्म। हमारा एक भाई जो है वो काम कर रहा होगा अच्छा। और हमारा जो उसी दुकान का दूसरा भाई है वो हुकूमत का काम तमाम करने के लिए निकला होगा, तो दोनों भाई काम कर रहे होंगे इंशाल्लाह ठीक है। ताला। तो हम जो है ना अपना काम भी करेंगे और हुकूमत का काम तमाम भी करेंगे। मतलब दुकानें वगैरह मार्केट बंद ही होगी? नहीं, मार्केटें हम बंद नहीं हड़ताल करेंगे। इस तरह की नहीं, नहीं हड़ताल नहीं होगी। करेंगे, लेकिन एहतजाज करेंगे। एहतजाज करेंगे। लेकिन ये आप लोगों ने सोचा है कि कितनी देर तक ये एहतजाज जारी रह सकता है, कितने दिनों तक ये रह सकता है? देखें जी, ये एहतजाज जो है वो दिनों तक जारी रहे, अच्छा। ये एहतजाज हफ्तों तक जारी रहे, ये एहतजाज महीनों तक जारी रहे, ये तब तक एहतजाज जारी रहेगा जब तक ये नाअहल और नकम्मी हुकूमत जो है, जिन्होंने ताजरों को हमेशा जो है मुसीबत में मुब्तला किया, बल्कि ये कहना चाहिए मईशत दुश्मन और ताजर दुश्मन हुकूमत, जब अच्छा। तक ये बरसर इक़्तिदार रहेगी ये एहतजाज जारी रहेगा। लेकिन हुकूमत की कौन सी पॉलिसी से आप लोग तंग है, मुझे बताइए? क्योंकि हुकूमत तो कहती है आप लोग जो टैक्स देने के लिए तैयार ही नहीं होते, ना ही सेल्स टैक्स के लिए खुद को रजिस्टर कराते हैं, तो फिर वजह क्या है? क्या मतलब टेंशन किस चीज की है? देखें, टेंशन ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जो टैक्स का निज़ाम हाँ है जी। ये अदल और इंसाफ पर मबनी नहीं है। अच्छा। जिस टैक्स के निज़ाम की कंप्लायंस करने के लिए छोटे ताजर को कहा जाता है वो उसको समझता ही नहीं है। यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब वो समझता ही नहीं है तो वो कहता है भाई मुझसे टैक्स लो, मुझे इस निज़ाम की जो पेचीदगी है ना इसके अंदर ना उलझाओ। अब आप कहते हैं नहीं, टैक्स नहीं तुमसे लेना, तुम्हें इस निज़ाम की पेचीदगियों में उलझाकर हमने करप्शन करनी है और तुमसे रिश्वत लेनी है। अच्छा। और अपनी जेब गर्म करनी है। यानी जो हमारा FBI का इदारा है वो इस तरह की पॉलिसीज़ को वज़ा करता है और बड़े हम आसान शिकार हैं। देखें ना, आप बैठी हैं, आप तनख्वाह दे रही हैं, ले रही हैं, तो आपकी तनख्वाह से टैक्स कट जाता है, तो आपको बड़ा अजीब सा लगता है कि यार मैं तो अपनी तनख्वाह से टैक्स कटवा रही हूँ, ये ताजर टैक्स नहीं दे रहे और ये चोर हैं। और ये एक ऐसा बयानिया है कि बड़ी आसानी से हमारा चेहरा मसक किया जा सकता है। अच्छा। और हमें जो है ना वो ये एक मुआशरे का एक बुरा किरदार बनाकर पेश किया जाता है जो गैर जिम्मेदार है, जो टैक्स नहीं देते, जो अपनी जो है ये रियासती जो फ़राइज़ जिम्मेदारी है हैं ये वो इनको अदा नहीं कर रही है। हमें इस तरह का किरदार बना के पेश किया जाता है, जबकि असल सूरत हाल बिल्कुल इसके बरक्स है। अच्छा। असल सूरत हाल ये है कि ताजर जो है उसने अपने हिस्से का तमाम तर टैक्स इस मुरवजा टैक्स निज़ाम में अपने सोर्स पर अदा कर दिया, उसने टैक्स देना ही नहीं है। अच्छा। ये हमारे साथ बैठकर आप ये कानून के मुताबिक मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैंने वजीर खजाना को, FBR के तमाम हुकाम को, हर एक को चैलेंज किया है कि किसी भी मीडिया चैनल पे आके मेरे से मुनाजरा कर लें, मैं कानून के हवाले दूंगा आपको, क्योंकि ये एक पेचीदा बहस है, लंबी बात हो नहीं सकती आपके मॉर्निंग शो में। मैं चैलेंज करता हूँ कि आम ताजर ने टैक्स नहीं देना, लेकिन वो दे हुकूमत तो चुका है। बारहा कहती है कि ये टैक्स देने के लिए तैयार नहीं, फिर उनकी क्या वजह है? क्यों देखें, कहते हैं ये हुकूमत चीज़? जो है ये एक झूठी हुकूमत है, ये फ्रॉड हुकूमत है जिसकी बुनियाद ही झूठ पर है हुकूमत की। मुझे बताएं, यानी ये बनी झूठ पर है, यानी इन्होंने झूठ बोले, इन्होंने कोई अपनी एक बात पूरी की है। मुझे बताएं, इनके आप पुराने क्लिप्स उठा लें इमरान खान साहब के, कोई एक बात पूरी इन्होंने की हो, हर मामले पर ये यू टर्न मार जाते हैं। ये सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए अच्छा। कि ताजरों पर जो है वो फोकस कर दिया जाए कि ये टैक्स चोर है। अब आप मुझे एक बात बताएं छोटी सी, मैं आपके प्रोग्राम के अंदर बारहा कह चुका हूं, पहले भी आके, कि ये जितने अशियाए खुर्दो नोश हैं उनके जो नरखनामे हैं जो डिप्टी कमिश्नर जारी करते हैं, ये सारे के सारे फेक हैं, ये झूठे हैं। अच्छा। और ये झूठे क्यों बनाए जाते हैं? वो इसलिए बनाए जाते हैं कि एक तो अवाम को ये बताया जा सके कि जी ये सरकारी नरखनामा है, ठीक है। और ताजर जो है वो मुनाफाखोरी कर रहा है, और फिर आप रेट डालेंगे, फिर आप जो है वो कार्रवाइयाँ करेंगे, यानी कानून हरकत में आएगा। क्योंकि मीडिया जब रिपोर्ट करेगा कि सरकारी नरखनामे के मुताबिक तो अशिया फरोख्त नहीं हो रही है, तो फिर आप जो है वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। हाँ। फिर जब कानून हरकत में आएगा तो जब हमारी दुकान पे पहुंचेंगे तो क्या होगा? चीज जो है वो आपको सस्ती मिलेगी? नहीं। फिर आएंगे, कहेंगे अच्छा हमें रिश्वत दो, हमें पैसे दो, फिर ये पैसा बनाएंगे और आपकी जेब से उतने ही पैसे, उतनी ही कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी। चीज सस्ती नहीं होगी।
और महंगी हो जाएगी, क्योंकि अब जो रिश्वत मैंने दे दी है सरकारी एहलकारों को, अब मैंने वो कहाँ से पूरी करनी है? वो भी मैंने आपसे पूरी करनी है जनाब। वो फिर आपको और चीज महंगी दूंगा। तो आज तक तो यही हुआ है। मुझे बता दें कभी ऐसा हुआ है कि सरकारी नरखनामे पर आपको कभी कोई चीज दस्तयाब हुई है? वो इसलिए दस्तयाब नहीं होती कि ये झूठे हैं, ये जाली सरकारी नरखनामे हैं। तो हमने जब झूठ की बुनियाद पर, फ्रॉड की बुनियाद पर ये सारा निज़ाम रखा हुआ है और इसको ऐसे ही हम चलाना चाहते हैं, तो फिर आम आदमी और आम सारिफ जो है उसके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकता। लेकिन आप लोगों के नहीं, मेरे साथ मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप लोगों के क्या मुतालबात है जो पूरे नहीं हो रहे? जिन आप लोगों ने हुकूमत से बात की बारहा, उनसे हमने बात क्या की है? हमने लॉन्ग मार्च की है। हाँ, इनके खिलाफ बात तो करना बड़ी दूर की, इन्होंने कभी हमें आगे पूछा नहीं। खत्म ही तो हो जाते थे ना, कोई ना कोई तो आप लोगों को देखें हम क्या करें। देखें मेरी बात सुने, हम कोशिश ही कर सकते हैं ना। मुअज्जिन का काम तो अजान देना ही है ना। हम अजाने दे दें कि इनको बता के थक गए कि भी हमारे मसले सुनो। लेकिन ये जो है इनकी तरजीहात में हमारे मसाइल का हल नहीं है, बल्कि इनकी तरजीहात तो ये है कि हमें मसाइल ज़्यादा करना है इन्होंने। अच्छा। देखें मेरी बात सुने, सेल्स टैक्स की इस वक्त जबरी रजिस्ट्रेशन हो रही है, जबरी। अच्छा। जबकि सेल्स टैक्स दुकानदार ने अदा नहीं करना। पहली बात समझें, सेल्स टैक्स आपने अदा करना, ठीक है, यानी सारिफ ने, मैंने, आपने, मैंने अपनी जेब से अदा नहीं करना, ठीक है। और एक मेरे दोस्त थे, वो सोने की दुकान पर चले गए, एक सराफा बाजार में ना, ये लाहौर में ही। तो मेरे साथ बैठे एक दिन गप लगा रहे थे। मैंने कहा पूछे क्या हुआ? वो जी इमरान खान साहब की बड़ी तारीफें कर रहे हैं। अच्छा। मैंने कहा ये वो। जब सोने का बिल बना ना, तो उन्होंने बिल बनाया अपना 20 लाख रुपया, और नीचे 17% जो है ना उन्होंने टैक्स लगा दिया, 3,40,000 रुपया। उन्होंने कहा जी ये मुझे दे दें। मैं कहा ये किस बात का टैक्स दूं? ठीक है। उन्होंने कहा जी आप अभी इमरान खान साहब की तारीफें कर रहे थे, जो 17% टैक्स लगाया है ना खान साहब ने, ये मैंने अपनी जेब से नहीं देना जनाब, ये आपने देना है। आप मुझे देंगे तो मैं आगे दूंगा। तो बात यह है कि देखने वाली बात यह है कि अगर आपने दोहरा या तेहरा टैक्स भी लगाना है तो देना तो सेल्स टैक्स अवाम ने है, मैंने देना नहीं है। तो इसका मतलब है कि मैं और महंगाई का सबब बनूंगा, और जब मैं महंगाई का सबब बनूंगा तो आपकी नजर में मेरी पोजीशन खराब होगी कि ताजर जो है वो महंगाई कर रहा है, हालांकि टैक्स की वजह से महंगाई हुई और पैसा जो है वो चला गया गवर्नमेंट की जेब में और सारा लुटा गया। बिल्कुल ऐसे ही है। और कल के हवाले से जो है वो आप लोग भी अपोजिशन के लॉन्ग मार्च में शामिल होने वाले हैं। नईम मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सदर अंजुमन ताजरान मीर ग्रुप के। और सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए और अपना मौक़िफ़ जो है आपने पेश किया है। कल ताजर बरादरी भी निकलने वाली है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मार्केटें बंद नहीं होंगी, लेकिन भरपूर जो है वो अपना हिस्सा डालने वाली एक अहम रोल प्ले करती है हमारी पाकिस्तान की जो ताजर बरादरी है। और कल देखते हैं कि इस जो मसला चल रहा है या सियासत में हलचल मची हुई है, इसका क्या नताइज। तो मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात हो जाए खेल और खिलाड़ी की, तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम 24 साल बाद दौरे पाकिस्तान पर इस वक्त मौजूद है और कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जा रहे हैं आखिरी टेस्ट के चौथे रोज। मेहमान टीम ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी इनिंग्स 227 रन 3 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दिया और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मेजबान टीम को आखिरी टेस्ट मैच में जीतने के लिए ना 351 रन का हदफ दरकार है, और जिसके जवाब में कौमी टीम ने दूसरी इनिंग्स में बगैर किसी नुकसान के 73 रन बना लिए। और इस हवाले से आज का दिन जो है वो बहुत ही फैसला कुन दिन है, क्योंकि जीत के लिए मेजबान टीम को 351 रन बनाने हैं और मेहमान टीम को 10 विकेटें गिरानी है। तो इससे पहले दोनों टेस्ट मैचेस ड्रॉ हो गए थे और उसके साथ साथ जो है पाकिस्तान से 3 वनडे और एक T20 मैच की सीरीज के लिए भी ऑस्ट्रेलियन टीम के खिलाड़ी इस वक्त लाहौर पहुंच चुके हैं और दोनों टीमों के दरमियान जो है व्हाइट बॉल मैचेस लाहौर में ही खेले जाएंगे। पहला वनडे जो है वो 29 मार्च को लाहौर में खेला जाएगा और इस हवाले से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से क्या क्या उम्मीदें वाबस्ता है इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आमिर नज़ीर साहब हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं और सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। आमिर साहब आपको खुश आमदीद कहती हूं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? थैंक यू, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। आमिर साहब टेस्ट मैचेस आपने देखे, पिंडी और कराची, वो तो दोनों ड्रॉ हो गए, जिसकी वजह से जो क्रिकेट लवर से काफ़ी और ख़ासा मायूस भी हमें दिखाई दिए। आज फैसला कुन मैच है और लाहौर का आखिरी टेस्ट का दिन है। मुझे बताइए कैसी
क्या आपको उम्मीदें हैं, किस तरह इसको देख रहे हैं? जीत हासिल कर पाएंगे या ऑस्ट्रेलियन टीम ही उनका ही बहुत पल्ला शुक्रिया आपने मदद भारी करने है? के लिए। देखिए हाँ। मायूसी का आपने लफ्ज लिया, मैं इसको मायूसी नहीं कहूंगा, हमें तो खुश होना चाहिए। 24 साल के बाद गोरी चमड़ी जो है वो पाकिस्तान में आई है, जो डरे हुए थे। हाँ। मैं तो बड़ा खुश हूँ एज ए क्रिकेटर, अच्छा। क्योंकि मैं तो इस खेल से वाबस्ता रहा हूँ। जी, जी। मैं बड़ा खुश हूँ कि एक गोरा एक पाकिस्तान में आके हमारी जो पाक आर्मी है, हमारी जितनी एजेंसियां हैं, हमारी गवर्नमेंट है, उसके ताउन से ये कामयाब दौरा अभी तक चल रहा ठीक है। और आप है। देखें हमारी जितनी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, हमने इंशाल्लाह ताला ऐसी सिक्योरिटी दी है, वो हैरान हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ तो जी। उसका सिला मैं मायूसी की तरफ नहीं जाऊंगा। देखिए बात दरअसल ये है कि आपने कहा ड्रॉ की वजह से नहीं, मायूस मैं हो गए बताता हूं। बेचारे। देखिए टेस्ट क्रिकेट का ये खूबसूरती यही है। देखिए उसमें आपके जोहर को बैट्समैन को अपनी ताकत दिखानी पड़ती ऐसे ही है, है। स्पिनर, फास्ट बॉलर, विकेट कीपर, ये 5 दिन का खेल होता है। हर सेशन बाय सेशन ये अपना रंग चेंज करता चेंज करता है। अब है, ये हाँ। देखे दोनों टेस्ट मैचेस में, इवन के थर्ड टेस्ट मैच में 100 हुए, हाँ जी। 50 रन बनाए, 4 आउट भी किए, 5 आउट भी किए, स्पिनर ने भी किया। विकेट को लोग कहते हैं, तनकीद करें, विकेट डेड है। अच्छा। भाई विकेट वही है प्रोफेशनल। हाँ, हमें अब आप इधर बैठी हैं, मैं भी इधर बैठा हूं, हमने कुछ काम किया हुआ है, तो फिर हमें किसी ने बिठाया इधर, ऐसे तो हमें इस विकेट के ऊपर आउट करना है। हमने इस विकेट के ऊपर रन्स बनाने हैं, हम इस विकेट के ऊपर अच्छी फील्डिंग करनी है। हमें इस चीज को नहीं देखना चाहिए, हमें नेगेटिव नहीं देखना चाहिए। अब ये आप देखें आज का मैच देख लें, मैं कहता हूं क्रेडिट देता हूं मैं पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया जो कप्तान है, उसने बड़ा दिलेराना फैसला किया। 351 रन, और आपने पता है कि लास्ट टेस्ट मैच में हमने 470 एक रिकॉर्ड बनाया। ये भी तारीख है पाकिस्तान क्रिकेट की। मगर उसके बाद उन्होंने आज देखे पाकिस्तान ने 73 पे 9 लॉस। अब अब्दुल्ला शफीक की विकेट गिर चुकी है। मगर ये है कि मुझे जो क्रिकेट जो मेरा तजिया कहता है, ये मैच का जो फैसला है वो टी तक ये आ जाएगा। यहाँ तो ये पाकिस्तान मैच जीतने की पोजीशन में होगा, यहाँ तो ये पाकिस्तान लूज करने वाली शक्ल में होगा, क्योंकि इसमें आपको अपने विकेट भी बचानी होती है। दो चीजें हैं, यहाँ तो हमें ड्रॉ करना है, यहाँ तो हमने इसको जीतना है। आज जो पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम है कि पूरे दिन में 278 में 2.3 रन की एक एवरेज बनती है पर ओवर। अगर ये बना लेते हैं तो ये तारीख होगी। 15 साल के बाद कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैचेस हो रहा है, और बाबर आजम, अजहर अली ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने आज तक पाकिस्तान में लाहौर में कभी टेस्ट मैच नहीं खेला था। मेरे ख्याल से आज पाकिस्तान को ये जीत के ये मुबारकबाद देनी चाहिए पूरी अवाम को। लेकिन आज ड्रॉ का कोई सीन नहीं हो सकता, या तो हार होगी या तो जीत देखिए ड्रॉ, देखिए 278 रन मैं जो क्रिकेट खेली है, मैं नहीं समझता कि ये पाकिस्तान ड्रॉ की तरफ जाना चाहिए। पॉजिटिव, अगर ऑस्ट्रेलिया ने पॉजिटिव एक जैसे आपको दिया कि ये टारगेट सेट किया है तो आप आए, तो इसका मतलब यह है कि हमने 74 पे विकेट तो नहीं गिराई ना, हमने एक ही आउट हुआ। अभी हमारे पास बाबर आजम है, बड़ी बैटिंग लाइन, मतलब पूरी उम्मीद रहना चाहिए हमें पूरी उम्मीद रहनी चाहिए, हमें जीत की तरफ जाना चाहिए, हमें वो ठुक ठुक की तरफ नहीं जानी, पॉजिटिव खेलें। देखिए हार जीत तो होती है गेम में, अगर हमने 3 मैचों की सीरीज को हमें एक अच्छे अंदाज में इसको फिनिशिंग लाइन पर लाना है, आगे हमने वनडे T20 भी है, हमने इस मैच पर जीत जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बड़ा हाई होता है, और हमारे जो प्लेयर्स व्हाइट बॉल के हैं उसमें अच्छा परफॉर्म करें। लेकिन गुज़श्ता दोनों मैचेस में हम देखें ना नज़ीर साहब, तो बड़ा अच्छा खेल हमें मिला है, क्रिकेट देखने को मिली है। तो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन या ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों के हवाले से मैं पूछूंगी, और पाकिस्तानी किन्होंने ज्यादा आपको मुतासर किया? आप ये देखें ना, उस्मान ख्वाजा को कोई 5-4 साल वो टीम से बाहर रहा, वो इंग्लैंड के खिलाफ ऐसी सीरीज में आता है, एक ही सिडनी में 2 स्कोर करता है, उसको टीम में रखा गया। अब आप देख लें, एक वन मैन शो जो है उस्मान ख्वाजा ही है, जो 2 मरतबा 91 पे आउट हुआ, फिर 100 भी बनाया, 200 बना चाहिए, यानी कि उसने वो एक बैकबोन बना हुआ था ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का। वो रन करता था तो ऑस्ट्रेलियन 430 रन की शक्ल में आते थे। उनका स्मिथ ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया उनका। देखे मैं कहता हूँ पाकिस्तान जो गलती की है ना, वो हमने कोई लेग स्पिनर को नहीं खिलाया। हमें लेग स्पिनर का खिलाना, क्योंकि ये विकेट ऐसी थी, यहाँ पे कोई फ्लिपर करने वाला होता, कोई गुगली करने वाला होता, तो हमें ये विकेट फायदेमंद दे सकती थी। अब ये देखें, जब फास्ट बॉलर्स अपने फुट मार्क से जो पैच बनते हैं वो बड़े डेंजरस होते हैं, वो फायदेमंद होता है लेग स्पिनर के लिए। जब लेग स्पिनर बॉल करता है, वो पैचेस पे पड़ के नीचे रह जाता है और गेंद अंदर की तरफ ब्रेक होता है। हमें ये जो लगा है कि पाकिस्तान ने तीनों टेस्ट में जो गलती की है, वो लेग स्पिनर को ना खिलाना है। हमारे जो अनुमान है, वो साजिद है, वो एक मुझे तो अब इतना इन्होंने इम्प्रेस नहीं किया। वो तो एक बड़े इजी से एक बॉलर थे, वो जो रन बनाते गए। मगर ये कि पाकिस्तान को सीखना चाहिए, ये ऑस्ट्रेलिया को हमें ये मारना चाहिए था। हमें तो 2-1 से ये जीतना चाहिए। अगर हमने अपने होम ग्राउंड पे एडवांटेज नहीं लिया, इसका मतलब कि हम फेलियर है। विकेट को मैं ब्लेम नहीं दूंगा, विकेट को यही है, जान लगानी पड़ती है। हमें इस मैच को जीतना है,
लेकिन क्यों ये पिच के हवाले से आपने भी देखा होगा, बड़ी तनकीद की जा रही पिंडी पिच के हवाले से, क्या वजह इसकी क्या बनी? जो लोग जो होता है ना एक शौक होता है तनकीद करने का, वो तनकीद करते। मैं एज ए क्रिकेटर मैं इससे गंदी विकेटों पे खेला हूँ। अच्छा। मेरे साथ वसीम अकरम, ये रमीज राजा जो चेयरमैन साहब है, ये मेरे साथ मिडॉन इतनी गंदी विकेटों से हमने आउट किए हैं, 10-10 आउट किए हैं, 5-5 आउट। मगर आपके अंदर ताकत होनी चाहिए, आपके ऊपर सूझबूझ होनी चाहिए, किस विकेट के ऊपर किस तरह की बॉलिंग की जाती है, ये देखना पड़ता है। ये देखना पड़ता है। और अगर हम लोग स्पिनर्स को खिलाते तो ज्यादा लेग स्पिनर का होना बहुत जरूरी था। अगर मेरा तजिया कहती है तो हमें जो तीनों मैचों में हमने लूज करने जा रहे हैं वो लेग स्पिनर का ना खिलाना है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम के हवाले से हमने देखा हमेशा कि वो फील्डिंग में बहुत अच्छा रही है, लेकिन इस दफा कैच ड्रॉप्स किए। इसका क्या लॉजिक समझ आई है आपको? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही। जो उनका स्मिथ था, कल भी अब्दुल्ला शफीक के लास्ट ओवर में कैच छूटा, मगर ये है कि कैच छूट जाते हैं, मगर ये है कि ऑस्ट्रेलियन से कैच गिरना एक चंबे की एक चंबे की बात है। तो क्या लगता है आपको कि अब क्या होगा अगर इस तरह का ही खेल रहा? तो देखें मैडम, आज तो लास्ट डे है कि अब हमें तो फिर बार बार कहूंगा पाकिस्तान को आज जीतना है। हमें अपने हर विकेट की प्राइस रखना पड़ेगी। 2.3 रन एक ओवर में कुछ नहीं कहते टेस्ट क्रिकेट में, बड़ा नॉर्मल डॉट भी खेलो और आराम से आपको बाउंड्री भी मिल जाती है, सिंगल से 2 भी मिल जाती है। मगर ये है कि आप सेशन बाय सेशन चलेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। अगर हमारा 60-70 रन रह जाते हैं लास्ट सेशन में, हमारी 5-4 विकेट, तो हमें उसके लिए जाना पड़ेगा और हमने जीत के लिए जाना है आज। लेकिन आगे जैसे आमिर साहब वनडे भी आ रहे हैं, 2 वनडे इन्होंने खेले हैं, T20 भी खेले हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो मुझे बताइए टीम में कुछ चेंजिंग्स लाने की जरूरत इनको पड़ सकती है क्या? देखिए हमारी चेंजिंग क्या, 1-2 चेंज होंगे, वो लड़के बीच में आ जाएंगे। मसला ये है कि हारिस रऊफ आ जाएगा, शाहीन अफरीदी है, हमारे पास हसन अली है, ये हमारी उस्मान कादर बीच में आ जाएगा। ये बॉलिंग तो हमारी वही है, मगर ऑस्ट्रेलिया के भी आप देख रहे हैं जो व्हाइट बॉल की जो वनडे की टीम है और वर्ल्ड कप भी वो जीती हुई है, उनका कॉन्फिडेंस हाई है। एरन फिंच है, उनके मिचेल मार्श है, वो काफी उनके अच्छे वनडे और T20 के स्पेशल प्लेयर माने जाते हैं। मगर ये अगर पाकिस्तान अगर आज मैच जीत जाता है तो इनका जो पल्ला थोड़ा सा भारी हो जाएगा। मगर ऑस्ट्रेलिया की जो वनडे की और T20 की टीम है काफी मजबूत है, उनके ऑलराउंडर्स हैं जो भरपूर तरीके से वो फाइट करना जानते हैं और पाकिस्तान को टफ टाइम देंगे वनडे और T20 में। लेकिन आपका तजिया क्या कहता है, अगर चेंजिंग करने की जरूरत पड़ जाती है तो किसको एक्सीड करें और किसको इंक्लूड करना चाहिए? देखिए ये कैप्टन के ऊपर डिपेंड करता है। आप ये देखें T20 वनडे में तो 50 ओवर का मैच है, उसमें भी हमारे अब्दुल्ला शफीक को खिलाना पड़ेगा। अच्छी फॉर्म में है, इमामुल हक है, बाबर आजम है, ये इनके अच्छी फॉर्म के बैट्समैन, हमें 5-6 को नहीं खिलाना। मगर ये एक आधी चेंजेस होंगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस वक्त अगर मैं आपसे पूछूं तो कौन से एरिया में हम लोग ज्यादा वीक आपको नजर आ रहे हैं जिसमें हमें जरूरत है मेहनत करने की? देखिए अभी जैसे पाकिस्तान क्रिकेट खेलता आ रहा है T20 में, वनडे में और ये टेस्ट क्रिकेट में बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है। मगर हमें कॉम्बिनेशन में जो हमारी फील्डिंग एक था पॉइंट, हम उसमें काफी कैचेस रन आउट वगैरह मिस कर रहे थे। अब हमने थोड़ी सी बेहतरी लेके आए हैं। मगर यह कि मैं ऑलवेज कहता हूँ कि पॉजिटिव क्रिकेट खेलेंगे तो हम ये नतीजा लेके आएंगे। आज पाकिस्तान के लिए एक तारीख बनाना है तो हमारे प्लेयर्स मैदान में है और अवाम उनको देख रही है। मेरा ख्याल से हमें आज पॉजिटिव क्रिकेट से जाना चाहिए। वनडे T20 की भरपूर तैयारी भी उसके साथ चलेगी। ये तो है, लेकिन आज एक और भी बड़ा अहम दिन है वर्ल्ड कप के हवाले से 1992 के आज सालगिरह मनाई जा रही है। तो आपको क्या लगता है ऐसा दिन दोबारा हमें मिलेगा? हम दोबारा ऐसी जीत हासिल कर सकते हैं? आज तारीख अगर ये खुशी दबवाला करनी है तो आज पाकिस्तान जीते, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ रिची बैनो जो कादर ट्रॉफी है वो भी उसके साथ रखी जाए और सेलिब्रेट किया जाए। मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा दिन होगा पाकिस्तान अगर मैच जीतता है तो दो जो है खुशियां वो हमें मिलेंगी और दुबारा हो जाएंगी हमारी। बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए मैडम, हर कोई महंगाई में परेशान है, हर कोई इससे में है। ये खुशी क्रिकेट एक ऐसी चीज है जो हर बंदे को जेल करके रह देती है, स्ट्रेस में से निकाल के ये बड़ा अच्छा मौका है पाकिस्तान के अवाम को खुशियां देने का। और मैं कहता हूँ, मैं मुबारकबाद देता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बड़े अच्छे तरीके मेहमान नवाजी के साथ उनको हैंडल किया और तमाम एजेंसियों ने हैंडल किया। ये एक अच्छी बात है। इस तरह देखिए ऑस्ट्रेलिया हैखरियत से वापस जाता तो अब इंग्लैंड ने आना है। इस तरह जो हमारे जो बाकी जो कंट्रीज हैं जबकि इंग्लैंड रह जाती है और न्यूजीलैंड है, दोबारा पाकिस्तान है और हमारी जो क्रिकेट का एक सिलसिला जो बंद हुआ हुआ था वो बहाल होना चाहिए। अब आप ये देखिए, हमारा मैं कजाफी स्टेडियम जाता था, रोड ब्लॉक होते थे। अब देखिए प्लान होता जा रहा है, हमारे हालात ठीक होते जा रहे हैं, उन्हें रोड ओपन कर दिया, अवाम को भी नहीं परेशान होने दिया जा रहा। ये एक बड़ा अच्छा प्लान बनाया है जो इससे कि हमारी क्रिकेट भी चल रही है, हमारी सिक्योरिटी भी अपना काम कर रही है, हमारी जो ट्रैफिक की जो जिंदगी है वो बिल्कुल ये नहीं रुकनी चाहिए। देखिए उससे रुके तो काफी मामला होता है, लोगों में नफरत आ जाती है कि जी देखिए वो मैच उधर हो रहा है तो बंद इधर कर दिया। ये थोड़ा सा क्रिकेट की वजह से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब सब चीजों को पैरेलल लेकर हम लोग चल रहे हैं और सारे ही खुश हैं। तो उम्मीद
करते हैं कि आज का जो मैच है वो भी हम जीतेंगे और जो हमारी खुशी है आज के दिन की 1992 वर्ल्ड कप की सालगिरह मनाने, उसके साथ आज के दिन की भी सालगिरह हम मनाया करेंगे। आमिर नजीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक टेस्ट क्रिकेटर है। आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त आप यहाँ पर आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको जनाब पसंद आया होगा। मुझे अब आपने इजाजत देनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाजत।